बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ओवरव्यू ऑफ इम्यूनिटी। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने नेट इम्यून सिस्टम को पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली, जिसके अंदर हमने ये स्केच वगैरह प्रिपेयर किया था। तो पहले आप वो वीडियो देख लेना, तभी आपको वीडियो सही तरह समझ आएगी। तो पहले हमने इनेट इम्यून सिस्टम को देख लिया था। अब हम पढ़ने वाले अडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। जो अडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वाइट इज कॉल्ड एक्वायर्ड और अडाप्टिव, क्योंकि इसको एंटीजन के एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है। और बार बार एक्सपोजर होता है ना, तो कोई ना कोई एक मेमोरी सेल बनना शुरू हो जाते हैं, और ये स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होती है जो किसी स्पेसिफिक एंटीजन को सेंस करते हैं। अब ये इम्यूनिटी दो सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होती है, वाइट इज कॉल्ड बी लिम्फोसाइट। इस तरह हमने एफएससी में बर्ड्स ऑफ फेब्रिशियस पढ़ा था, बस आप बर्ड्स ऑफ फेब्रिशियस के बजाय बोन मैरो याद कर लेना। तो टी लिम्फोसाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैच्योरेशन थाइमस के अंदर होती है। अब जो इन्नेट इम्यून सिस्टम तो किसको सेंस करते थे? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, और जो इनके रिसेप्टर होते थे उसको बोलते थे पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। अब यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बी और टी सेल के ऊपर पड़े हुए होते हैं, और वो सेंस करते हैं एंटीजन को। किसको सेंस करते हैं? एंटीजन को। अब बी और टी लिम्फोसाइट के पास तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जो इनेट के अंदर नहीं होती। पहली है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि ये मिलियंस ऑफ एंटीजन को सेंस कर सकते होते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते होते हैं, इनके खिलाफ एक्शन कर सकते होते हैं। तो डाइवर्सिटी का मतलब है मल्टीपल वेरिएशन और एक्सटेंसिव वेरिएशन। इसके बाद इनकी लॉन्ग मेमोरी होती है। लॉन्ग मेमोरी का क्या मतलब है? लॉन्ग मेमोरी का मतलब होता है कि पहले कोई इन्फेक्शन हुआ तो उस इन्फेक्शन के नतीजे में कोई ना कोई टी सेल या एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएगी, और इनके कोई क्लोन भी बनना शुरू हो जाते हैं, मेमोरी सेल्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। और ये मेमोरी सेल रिस्पॉन्ड कर लेंगे, बेशक 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, ठीक हो गया। तो उनकी एक लॉन्ग मेमोरी होती है। मतलब अगर काफ़ी सालों के बाद भी अगर सब्सिक्वेंट सेम एक्सपोजर होता है तो ये अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर आपको मेमोरी टी सेल और मेमोरी बी सेल बनते होते हैं। इसके बाद इनकी स्पेसिफिसिटी होती है। यानी स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब हुआ कि इनका जो एक्शन होता है किसी भी एंटीजन के स्पेसिफिक होता है। उस एंटीजन जिसने इसको स्टिमुलेट करवाया उसके क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताता है कि जो डायग्राम 57.1 है, यहाँ पर जो अडाप्टिव इम्यून सिस्टम होता है, ये इन्नेट इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। किस तरह से? अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये है हमारा ये अडाप्टिव और इन्नेट का इंटरेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक हो गया। अगर लेफ्ट वाली साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको आप ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं, और ये कौन सी इम्यूनिटी है? ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है हमारे इन्नेट इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करवाती है। जो नेव बी सेल का मतलब ऐसा बी सेल जिसको अभी कोई एंटीजन का एक्सपोजर नहीं हुआ, तो उसको इमेच्योर नहीं कह सकते, मेच्योर तो कह सकते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंटली सही तरह हो चुका है, मेच्योर हो चुका है। लेकिन नेव इसलिए कहा हुआ क्योंकि अभी इसको एंटीजन का एक्सपोजर नहीं हुआ। जब एंटीजन का एक्सपोजर होगा तो ये नेव से क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसको इनएक्टिव बी सेल भी बोल सकते हैं। जब एंटीजन का एक्सपोजर हुआ तो ये बी सेल क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। अब बी सेल या तो खुद एक्टिवेट हो सकता है एंटीजन के एक्सपोजर की वजह से, या इसको हेल्पर टी सेल स्टिमुलेट करवाता है। और चूंकि बी सेल के अंदर लिम्फाइड फॉलिकल्स होते हैं, इनकी प्रोलिफरेशन होती है, तो जो हेल्पर सेल होता है उसको बोलते हैं टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल। तो जो हेल्पर सेल होता है या तो वो स्टिमुलेट करवा सकता है या फिर खुद ब खुद स्टिमुलेट हो सकता है। कौन? बी सेल। अब एक मरतबा स्टिमुलेट हो गया बी सेल या बी लिम्फोसाइट, तो उसने क्या करना है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है। क्या प्रोड्यूस करनी है उसने? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ से देखो, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ ने क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को भी एक्टिवेट करना है। और किस पाथवे से एक्टिवेट करती है? आपको पता है कि जो क्लासिकल पाथवे होता है उसके जरिए एक्टिवेट करती है। अब एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट दोनों मिलकर क्या करती है? न्यूट्रोफिल को, जो मैक्रोफेजेस होते हैं, उनको स्टिमुलेट करवाती है, उनके फंक्शन को इन्हेंस कर देती है। किन बैक्टीरिया के अगेंस्ट? जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, जो सेल के बाहर इन्फेक्शन फैलाते हैं, पायोजेनिक होते हैं, इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, निजेरिया वाला, तो उनको स्टिमुलेट करवाती है, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देती है। किनकी? न्यूट्रोफिल की, मैक्रोफेजेस की, ताकि वो बैक्टीरिया को किल कर सके और फेगोसाइटोसिस अच्छे तरीके से बढ़ सके। इसके साथ जो एंटीबॉडीज होती है, ये जो टॉक्सिन्स होती है, जिस तरह टेटनस टॉक्सिन हो गया, बॉtulinum टॉक्सिन हो गया, इनको न्यूट्रलाइज भी कर देती है, और वायरसेस को भी क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देती है, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपको जो राइट साइड पे नजर आ रहा है, ये टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर आपको 4 कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। पहला आपको नजर आ रहा होगा CD4 पॉजिटिव सेल, और कुछ है CD8 पॉजिटिव सेल। जो CD का मतलब क्या होता है? CD होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि टी सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता होता है, ठीक हो गया। टी सेल को फंक्शनल और इनकी एनाटॉमिकल सब डिवीजन में जो डिवाइड करते हैं, इसी की बेस पे करते हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन रिसेप्टर्स के पर, ठीक हो गया। तो ये प्रोटीन क्या करती है? ये प्रोटीन इनके फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसके साथ साथ इनकी डिफरेंशिएशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। अब ऐसे जो टी सेल जिनके ऊपर CD4 पड़ा हुआ होगा, तो वो हो गए हेल्पर सेल, जिन्होंने दूसरी सेल को हेल्प करनी है प्रोलिफरेशन में, एक्टिवेशन में। और जिनके ऊपर CD8 पड़े हुए होंगे, इन्होंने किल करना होगा, साइटोटॉक्सिसिटी प्रोवाइड करनी होगी।
तो अगर आप यहाँ से देख सकते हो नंबर वन आपको नजर आ रहा होगा जो CD4 पॉजिटिव हेल्पर सेल है, ठीक है, हेल्पर सेल है। और ये फोलिकुलर वाइट इज कॉल्ड फोलिकुलर क्योंकि बी सेल के अंदर लिम्फोइड फॉलिकल की प्रोलिफरेशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक हो गया। तो जो ये वाले टी फोलिकुलर हेल्पर सेल होते हैं ये बी सेल को एक्टिवेट करते होते हैं लिम्फोइड फॉलिकल्स में। जो दूसरा आपको नजर आ रहा होगा दूसरा ये वाला है टी फैक्टर हेल्पर सेल है, टी फैक्टर हेल्पर सेल्स हो गया। अब इनके दो फंक्शन है। पहला फंक्शन आपको नजर आ रहा होगा कि इसने मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देना है। जो मैक्रोफेज एक्टिवेट होगा तो ये इनकल्फ करेगा और किल करेगा, ठीक हो गया। तीसरा आपको नजर आ रहा होगा कि जो CD4 पॉजिटिव इफेक्टर सेल है कुछ इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस करते हैं, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, कोई भी बहुत सारे इंटरल्यूकिन होते हैं। तो ये इंटरल्यूकिन क्या करते हैं, इनकी प्रोलिफरेशन को, इनकी सर्वाइवल को बढ़ा देते हैं। और कुछ साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं CD8 पॉजिटिव होते हैं। ये CD8 पॉजिटिव क्या करते हैं, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं किन बैक्टीरिया के अगेंस्ट, जो इंट्रा सेलुलर बैक्टीरिया होता है और वायरसेस होते हैं। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के खिलाफ जो डिफेंस प्रोवाइड करना है वो इस एंटीबॉडी मीडिएटेड मैक्रो न्यूट्रोफिल के से, ठीक है, न्यूट्रोफिल वगैरह ने करना होता है, ठीक है, और मैक्रोफेजेस ने। जबकि यहाँ पे साइटोटॉक्सिक ने इंट्रा सेलुलर के अगेंस्ट एक्शन करना है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं जो टी सेल है, टी सेल को फर्दर डिवीजन करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, तो वो कौन से होते हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन होते हैं। अब ये प्रोटीन क्या करती है, इनके फंक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनकी डिफरेंशिएशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। जो CD8 होते हैं ये स्पेसिफिक होती है साइटोटॉक्सिक टी सेल के लिए और CD4 होते हैं हेल्पर सेल के लिए होते हैं। अब जो इनेट सेल्स है, इनेट में जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन से हैं, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल है। ये करते क्या है, फेगोसाइटोस करने के बाद उसकी पार्शियल प्रोटियोलाइसिस करते हैं। पार्शियल प्रोटियोलाइसिस से एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं, ठीक हो गया। फिर जो इनेट इम्यून सिस्टम क्या करता है, इनेट इम्यून सिस्टम जब इसके साथ इंटरेक्ट करता है तभी एडाप्टिव एक्टिवेट होता है। मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट इनकाउंटर होता है ऑलवेज एक्टिव इज इनेट पहले एक्टिव होता है, फिर इसके बाद होता है अडेप्टिव होता है। अब किस तरह से जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है, हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ये हमारे हेल्पर टी सेल के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से एंटीजन की प्रेजेंटेशन होती है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम इसके अंदर। ठीक हो गया। सबसे पहले मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज के पास कोई एंटीजन आया तो उसने क्या किया, फेगोसाइटोसिस किया, उसकी पार्शियल प्रोटियोलाइसिस किया उसको, यानी उसकी प्रोसेसिंग की है। प्रोसेसिंग करने के बाद इसने एंटीजन की प्रेजेंटेशन किया सरफेस के ऊपर, और एंटीजन को उसने जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट किया तो उसने किसी रिसेप्टर के साथ जोड़ के इसने प्रोसेस किया, तो उन रिसेप्टर्स को बोलते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, MHC मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये MHC मॉलिक्यूल्स हैं। अब MHC मॉलिक्यूल के ऊपर लगा हुआ एक एंटीजन, और इस एंटीजन को सेंस करने के किसने, टी सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं। जब टी सेल इसको सेंस करते हैं, ठीक है, जब टी सेल इसको सेंस करती है तो वो नेव से क्या बन जाती है, एक्टिवेटेड फॉर्म हो जाती है। किससे हो जाती है, नेव से एक्टिवेटेड फॉर्म हो जाती है, नेव से एक्टिवेटेड फॉर्म हो जाती है। और फिर होगा क्या, जो टी हेल्पर सेल या टी फैक्टर सेल जब क्या करते हैं, उसके पास जब क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं सेम जब मैक्रोफेज के साथ जिसने एंटीजन को क्या किया हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है, तो वो एक्टिवेट होने के बाद साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेगा। अब ये साइटोकाइन करेगा क्या, ये साइटोकाइन इस मैक्रोफेज की हेल्प करेगा ताकि वो इस एंटीजन को क्या करे, अच्छे पूरी तरीके से तोड़ फोड़ सके। इसी तरह डैमेज टिश्यू को हील करना, रिपेयर करना, ये भी इसी का काम होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इनके फंक्शंस को देख लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल का या किलर टी सेल का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो रिकॉग्नाइज करना सबसे पहले, और ऐसे सेल को मारना, ऐसे सेल को किल करना जिसके पास फॉरन नॉन सेल्फ प्रोटीन है। एक होती है सेल्फ प्रोटीन, मतलब जो हमारी बॉडी की अपनी प्रोटीन्स होती है उनको बोलते हैं सेल्फ प्रोटीन, एक होती है फॉरन प्रोटीन्स, नॉन सेल्फ प्रोटीन्स होती है, ठीक हो गया। अब ये नॉन सेल्फ प्रोटीन कहाँ से आ सकती है, वायरसेस की प्रोटीन्स हो सकती है, बैक्टीरिया की प्रोटीन्स हो सकती है, फंजाई की हो सकती है, या फिर कैंसर सेल की प्रोटीन्स होती है, क्योंकि कैंसर कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनाना शुरू होती है जो फीटल लाइफ में एक्सप्रेस होती थी। जो हेल्पर टी सेल है या CD4 पॉजिटिव सेल है उसका मेन फंक्शन क्या है, बी सेल को इंस्ट्रक्ट करना, हेल्प करना ताकि वो एंटीबॉडी बना सके। उसके साथ साथ इनेट सेल की एक्टिविटी को भी बढ़ा देना, कौन, मैक्रोफेजेस। जो बी सेल्स होते हैं, जो बी सेल्स प्रोलिफरेट करके प्लाज्मा सेल बनाते हैं, और प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो हमने चैप्टर नंबर 61 की तरह देखना है। जिस तरह एंटीबॉडी का मेन फंक्शन यहाँ पर नजर आ रहा होगा, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करना, वायरसेस को न्यूट्रलाइज करना, ऑप्सोनाइजेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन में होता है क्या, ऑप्सोनाइजेशन में ये होता है कि जो एंटीबॉडी होती है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती है, ये माइक्रोब को बाइंड कर लेती है और फिर इनकी फैगोसाइटोसिस को इन्हांस कर लेती है। इसी तरह जो बी सेल्स होते हैं ये मेमोरी सेल बनाते हैं, मेमोरी सेल का मेन फंक्शन किया है कि जो सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होता है तब वहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। अब इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट, टी और बी सेल का, मैक्रोफेजेस का और प्रोटीन्स का, प्रोटीन, एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट और साइटोकाइंस, तीनों मिलकर ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम का पार्ट होता है। इसमें इनेट और अडैप्टिव आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं।
किस तरह से जो इनेट होता है वो इंजेस्ट करता है और किल करता है और एंटीजन को प्रेजेंट करता होता है किसको, टी सेल को, हेल्पर टी सेल को, और हेल्पर टी सेल पूरे के पूरे अडाप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो ये ब्रीफ सा हो गया अडाप्टिव इम्यून सिस्टम के बारे में। बाकी हमने रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर पढ़ना है। अब इसके बाद है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आपने जनरल बैक्टीरियोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। जो एक्टिव इम्यूनिटी असल में होस्ट का अपना इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो इन शॉर्ट जो एक्टिव होती है किसी फॉरेन एंटीजन की वजह से एक्टिवेट होती है, और पैसिव इम्यूनिटी की बनी बनाई इम्यूनिटी हम हासिल कर लेते हैं कि किसी को अगर चोट लगी है, टेटनस का टॉक्सिन आ गया है, तो हम टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेते हैं। तो पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज ले लेना, तो उसको बोलते हैं पैसिव। और अगर खुद हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाए और एंटीजन आया था तो उसको बोलते हैं एक्टिव। तो एक्टिव क्या होती है, होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है। होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है किसको, जब फॉरेन एंटीजन का कॉन्टैक्ट होता है, फॉरेन एंटीजन का कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अब ये वाला जो एक्टिव इम्यूनिटी है, जो एक्टिव इम्यूनिटी में मीडिएटर्स कौन से होते हैं, एंटीबॉडी और टी सेल, मतलब जो भी ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस ये कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, इसको एक्टिव होने में काफ़ी टाइम लगता होता है। पैसिव में एंटीबॉडी सिर्फ होती है, और इसका एडवांटेजेस क्या है कि इसका इमीडिएट एक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या होगा, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब जो पैसिव इम्यूनिटी है ये कैसी होगी, ये होस्ट पैसिवली एक्सेप्ट करता होता है, पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज यूज़ करते हैं। जो एंटीबॉडीज होती है उनको सिंपल क्या बोल सकते हैं हम, एंटी टॉक्सिन वगैरह बोल सकते होते हैं। एक और तीसरी टाइप की इम्यूनिटी होती है जिसको बोलते हैं पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी। इसके अंदर पेशेंट दोनों टाइप की इम्यूनिटी हासिल करेगा। एक्टिव यानी वो क्या लेगा, एंटीबॉडीज़ लेगा पहले से बनी बनाई, ताकि उसको इमीडिएट प्रोटेक्शन मिल सके, और एक वैक्सीन भी लेगा। वैक्सीन में क्या होगा, एंटीजन होगा, ताकि उसको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन में मिल सके। लेकिन अब इस प्रिपरेशन के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों हैं, तो इनको डिफरेंट साइड के ऊपर दे गए। क्यों, क्योंकि अगर एक ही साइड के ऊपर एंटीजन भी डाल दिया, एंटीबॉडी भी डाल दिया, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और ये हमें यूज़ करते हैं टेटनस के अंदर, वायरस में रेबीज़ और हेपेटाइटिस बी। इसके बाद है इम्यूनोजन। कोई भी मॉलिक्यूल जो हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर सकता है उसको बोलते हैं इम्यूनोजन। और एंटीजन, एडजुवेंट और हेप्टेन इसकी एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है, एंटीजन क्या होती है, एंटीजन ऐसे इम्यूनोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्पेसिफिक रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं। कौन से रिसेप्टर पर, बी और टी सेल के ऊपर। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो इम्यूनोजेनिसिटी को डिटरमिन करते हैं, मतलब वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो किसी के ऊपर होने चाहिए अगर इसने इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करवाना है। तो पहला है फोर्नेस। फोर्नेस का मतलब है कि कुछ हमारी बॉडी के अपने सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं सेल्फ, या वो क्या होते हैं, नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं, मतलब हमारी बॉडी इसको बर्दाश्त कर सकती है, उनके खिलाफ कोई इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता। लेकिन अगर किसी भी मॉलिक्यूल को इम्यूनोजेनिक होना है तो उसको नॉन सेल्फ होना पड़ेगा, फॉरेन होना पड़ेगा। इसके बाद है मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज कहते हैं कि मॉलिक्यूलर साइज अगर बड़ा होता है तो वो एंटीजन कहलाता है, लेकिन कम हो तो वह हेप्टेन कहलाता है। अब कितना मॉलिक्यूलर साइज होना चाहिए, ये जो मॉलिक्यूलर साइज है वहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख ग्राम पर मोल। ऐसा मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10 के से कम होता है तो वो वीकली इम्यूनोजेनिक होते हैं। और वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल जिस तरह अमाइनो एसिड होते हैं इनका तो मॉलिक्यूलर वेट इतना कम होता है कि नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं। जो नॉन इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी कम होता है इनको क्या बोलते हैं, हेप्टेन। अगर हेप्टेन को एंटीजन बनाना है तो हेप्टेन को कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करना पड़ेगा, तब इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, तब ये एंटीजन के तौर पे काम आएगी। अब ये हमने नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ना है। तो पहला फोर्नेस, दूसरा मॉलिक्यूलर साइज 1 लाख। इसके बाद है केमिकल स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी के, जिस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज़्यादा वो एंटीजन खिलाने के लायक होगा, इम्यूनोजन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हेटेरोपॉलीमर होगा तो वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा एज कम्पेयर टू होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर के अंदर जैसे पेप्टाइड होमोपॉलीमर का मतलब सिंगल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, और हेटेरोपॉलीमर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होगा। इसके बाद एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। अब पूरा का पूरा एंटीजन मॉलिक्यूल को सेंस नहीं किया जाता, बल्कि एंटीजन उस एंटीजन के वो वाला पार्ट जो असल में बाइंड करता होता है एंटीबॉडी या टी सेल के रिसेप्टर के साथ, तो उसको बोलते हैं एपिटोप बोलते हैं। मतलब एक एंटीजन पे एक से ज़्यादा एपिटोप हो सकते होते हैं, तो वो केमिकल पार्ट या वो केमिकल फीचर एंटीजन का जिसके साथ जिसका एक्चुअल लिंक होता है एंटीबॉडी या टी सेल के साथ, उसको बोलते हैं एपिटोप। यानी एक एंटीजन में एक से ज़्यादा एपिटोप हो सकते हैं। इसके बाद है डोसेज, रूट, टाइमिंग ऑफ एंटीजन, ये भी इम्यूनोजेनिसिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो होस्ट की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किया है कि होस्ट के अंदर कौन कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है, जैसे स्पेसिफिकली जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के जीन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी इम्यूनोजेनिसिटी को डिटरमिन करते हैं। अब ये तो हो गया पहला एंटीजन। इसके बाद है हमने पढ़ना है हेप्टेन पढ़ना है। अब जो एंटीजन है, एंटीजन ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो इम्यूनोजेनिक नहीं होता, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, लेकिन जब ये कैरियर प्रोटीन के साथ या स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता होता है तब ये इम्यूनोजेनिक बन सकता है। अब हेप्टेन होते कौन कौन से, हेप्टेन कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है, कुछ ड्रग्स भी हेप्टेन के तौर पर काम करती है जिस तरह पेनिसिलिन होती है। लेकिन चूंकि पेप्टाइड नहीं है
चूँकि पेप्टाइड नहीं है, देखो मॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है, ड्रग्स है, लेकिन ये पेप्टाइड नहीं है, तो इसका मतलब ये हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट नहीं कर सकती। इसके साथ साथ जो प्लांट ऑयल में कैटिकोल होता है जो कि पॉइजन ओक, ठीक है, या पॉइजन ईवी है, ये भी हेप्टेन होता है। तो यदि कैटिकोल है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स या ड्रग्स, पेनिसिलिन वगैरह, ये हेप्टेन है। लेकिन ये कैरियर, क्योंकि ये प्रोटीन नहीं होती तो ये हेल्पर टी सेल को स्टिमुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोटीन ही रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्रोटीन की प्रेजेंटेशन होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब चूंकि हेप्टेन इट्स सेल्फ क्या करता था, इम्यूनोजन नहीं है, तो जब ये किसी कैरियर प्रोटीन के साथ कोवेलेंटली बाइंड करेगा तब ये क्या कहलाएगा, इम्यूनोजन कहलाएगा। लेकिन जब ये कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करेगा तब ये इम्यूनोजन नहीं कहलाएगा। तो अगर हेप्टेन ने इम्यूनोजन बनना है और इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करवाना है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हेप्टेन आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको हेप्टेन नजर आ रहा है और इसके साथ कोई कैरियर प्रोटीन लगी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हेप्टेन क्या करेगा, कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। अब ये हेप्टेन कैरियर प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स होता है ये बी सेल को एक्टिवेट करके एंटीबॉडी बनाएगा। किस तरह से कि जो हेप्टेन कंपोनेंट होता है इस कॉम्प्लेक्स का, तो हेप्टेन कंपोनेंट जो बी सेल होती है, बी सेल के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं बी सेल रिसेप्टर, वो असल में एंटीबॉडीज होती है। तो जो आईजीएम रिसेप्टर्स होती है बी सेल के ऊपर, उनके साथ कौन इंटरेक्ट करेगा, हेप्टेन करेगा, ठीक है, हेप्टेन बाइंड करेगा। फिर इस हेप्टेन कैरियर प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है जिसको आप कॉन्जुगेट भी बोल सकते हो, उसको बी सेल टेकन अप कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। इसके बाद क्या होगा, जो कैरियर प्रोटीन है उसको तो तोड़ फोड़ दिया जाएगा, उसको पेप्टाइड के अंदर तोड़ देंगे। अब जो अंदर रह गया बाकी हेप्टेन, और जो जो कैरियर प्रोटीन थी वो तो पेप्टाइड के अंदर टूट गई। जो पेप्टाइड था वो पेप्टाइड क्या करेगा, वो पेप्टाइड सेल के ऊपर जाके इसको प्रेजेंट कर देगा। पहले प्रोसेस करने के बाद सेल के ऊपर प्रेजेंट करेगा, क्योंकि हेप्टेन अलोन एंटीबॉडी को इंड्यूस नहीं कर सकती। लेकिन जो पेप्टाइड्स होते थे, हेप्टेन नहीं, वो ऊपर लोड हो जाएगी, ऊपर सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगी, स्पेसिफिकली क्लास 2 MHC। तो क्लास 2 MHC और कैरियर प्रोटीन एपिटोप नजर आ रहा होगा। अब ये कैरियर प्रोटीन एपिटोप किसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, CD4 पॉजिटिव हेल्पर सेल को, ठीक हो गया। तो CD4 पॉजिटिव हेल्पर सेल क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा। उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या होगा, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद ये साइटोकाइन प्रोड्यूस करेगा, कौन, हेल्पर टी सेल। और वो हेल्पर टी सेल के साइटोकाइन बी सेल को इतनी ज़्यादा डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे कि वो बन जाएगा प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करना है, एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज हेप्टेन के खिलाफ काम करेगी, ठीक हो गया। हेप्टेन के खिलाफ ये एंटीबॉडी काम करती होती है। तो ये पूरा स्टेप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है एडजुवेंट है। एडजुवेंट क्या होते हैं, एडजुवेंट ने ना ही किसी कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करना होता है, ना ही किसी इम्यूनोजन के साथ, बल्कि ये इम्यूनोजन तो कहते हैं लेकिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस तरह आपको पता था कि ये जो हेप्टेन होता है पहले एंटीबॉडी से रिएक्ट कर रहा था। आपको पता है ना कि जो एंटीबॉडी थी आईजीएम थी, इसके साथ पहले कॉम्प्लेक्स बनाता था हेप्टेन, फिर जाके ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता था। लेकिन जो एडजुवेंट्स होते हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाएंगे इम्यूनोजन के लिए, लेकिन ये किसी एंटीबॉडी से बाइंड नहीं करेंगे। उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो इम्यूनोजन से भी थोड़ा सा अनरिलेटेड होगा। और ये कैरियर प्रोटीन और हेप्टेन से क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एडजुवेंट होता है वो इम्यूनोजन से, यानी जो हेप्टेन है उससे बाइंड नहीं करता होता, किसी कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करता होता। अब एडजुवेंट करेगा क्या, इसने इम्यून रिस्पॉन्स को खुद स्टिमुलेट करवाना है। तो ये बहुत सारे तरीकों को करवा सकता है। मिसाल के तौर पर ये किसी एंटीजन की अपटेक को बढ़ा सकता है, एंटीजन की प्रेजेंटेशन को बढ़ा सकता है, अडाप्टिव इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकता है, या किसी इम्यूनोजन को स्लो रिलीज करवा सकता है, जिसकी वजह से इसका जो इनिशियल स्टिमुलस है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाएगा। या ये इम्यूनोजन की अपटेक को बढ़ा सकता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से, या ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की जो मूवमेंट है उनको स्पीडली मूव करवा सकता है। या कभी कभार कुछ ऐसे होते हैं जो किसी टोल लाइक रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर लेते हैं। टोल लाइक रिसेप्टर क्या होते हैं, हमारे जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो एडजुवेंट इनके बहुत सारे मल्टीपल एक्शंस है कि एंटीजन के अपटेक को, प्रेजेंटेशन को, अडाप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकती है इम्यूनोजन को रिलीज करवा के, या किसी अपटेक को बढ़ा के, ठीक है, या जो इनकी मूवमेंट है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की, इनकी मूवमेंट को बढ़ा के, या टोल लाइक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके, या बी सेल को स्टिमुलेट करके, ठीक हो गया। तो किसी भी तरीके से जो एडजुवेंट काम करते होते हैं। बाज़ अगर ऐसा होता है कि हमारी वैक्सीन के अंदर भी एडजुवेंट होते हैं जो हमारी इम्यूनोजेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इम्यून सिस्टम की जो एक्टिवेशन को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या कोई लिपिड्स भी होता है। अब इसके बाद देख लेते हैं एज एंड इम्यून
रिस्पॉन्स। ठीक है, कहते हैं कि जो हमारे जो दो होते हैं लाइफ के एंड्स, एक होता है न्यू बॉर्न और एक एल्डरली। इन दोनों में क्या होती है, इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। जो न्यू बॉर्न होता है वहाँ पे जो नेचुरल बैरियर्स होती है, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन हो गया, वो सही तरह डेवलप नहीं कर पाती अंटिल 3 और 4 वीक्स तक। उसके साथ साथ जो इनेट सेल्स होती है, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, उनकी सेंसिटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, उनकी इफेक्टिवनेस भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। जो आईजीजी और आईजीए है, इनके प्रोडक्शन बर्थ के बाद स्टार्ट होती है और 1 साल के बाद ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती होती है, 1 साल के बाद ही जाके बढ़ जाती होती है। तो इस दौरान जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कौन करती है, आईजीजी जो मदर के प्लेसेंटा से आती है, और आईजीए ये ब्रेस्ट मिल्क में सीक्रेट होती है। बात इसके बाद जो बाकी जो सब कुछ है ना, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाकी जो आपको मैंने बता दिया था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको मैंने करवा दिया। तो ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 57। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।